समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक कुम्हार था, वो मिट्टी से चिलम बना रहा था, लेकिन चिलम बनाते बनाते उसका विचार बदला और उसने उसे तोड़ दिया। तो मिट्टी ने कहा कि अरे कुम्हार, तुमने इतना सुंदर चिलम बनाया था, इसे तोड़ क्यों दिया? तो कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया, मेरी मति बदल गई, अब मैं सुराही बनाना चाहता हूँ, घड़ा बनाना चाहता हूँ। तो मिट्टी ने कहा कि कुम्हार, तुम्हारी तो केवल मति बदली, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। यदि तुम मुझे चिलम बनाते तो मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब तुम मुझे सुराही बनाओगे, घड़ा बनाओगे, तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। मित्रों, यदि जीवन में हम सही निर्णय लेते हैं तो सचमुच खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशी प्रदान करते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई निर्णय लें अपने जीवन का, तो बहुत सोच समझ के लें, जिस निर्णय से मुझे भी शांति मिले, खुशी मिले, शक्ति मिले, आनंद मिले और मेरे आसपास के लोगों को भी सुख शांति और आनंद प्राप्त हो। ऐसे सुंदर प्रेरक प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सचमुच निर्णय बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जीवन के लिए जी। कई लोग एक राइट टाइम पे गलत निर्णय ले लेते हैं और खेल बिगाड़ देते हैं पूरे जीवन का कभी कभी। और कई लोग बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं, पूरा जीवन उनका सुंदर हो जाता है। जैसे मैं बताऊं, एक युवक मेरे पास आया तो उसका निर्णय म्यूजिशियन बनने का था, लेकिन बाप का निर्णय कुछ और बनाने का था उसका। दोनों के निर्णयों के संघर्ष में उसकी मानसिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई लड़के की। हाँ। तो मैंने मेरे पास लाई उसकी माँ के ये खुश नहीं रहता है और हल्का सा डिप्रेशन का इसके ऊपर प्रभाव है। तो मैंने कहा नहीं, अब तुम अपने फादर के निर्णय को स्वीकार कर लो ना। पर उसका अंतर्मन स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मैंने उसको कहा कि देखो, तुम्हें मानना तो पड़ ही रहा है फादर का निर्णय, अगर इसको सच्चे मन से स्वीकार भी कर लो, चलना तो आपको उस पे ही है, तो आपके जीवन में ये डिप्रेशन जैसी स्थिति खत्म हो जाएगी और आप इस फील्ड को बहुत एंजॉय करेंगे। मुझे दूसरी बात भी याद आ रही थी कि जो व्यक्ति खुद जलता है वो दूसरों को भी जलाता है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें मनुष्य का चित्त खुद भी बहुत भस्मीभूत होता है और दूसरे तो उससे बहुत दूर चले जाते हैं। उसकी अग्नि इतनी होती है कि कोई उसके पास ठहरता नहीं। जैसे अग्नि के पास कोई नज़दीक नहीं रह सकता, नहीं तो उसकी मृत्यु है। और जो शीतल हैं, जो ठंडे हैं, जिनके स्वभाव सरल हैं, जिनकी वाणी दूसरे के तपते हुए चित्त को भी शीतल कर देती है, ऐसे लोगों के फ्रेंड बहुत होते हैं संसार में। और संसार में अपने जीवन की यात्रा में वो कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करता। जीवन में उतार चढ़ाव भी आ जाएं तो भी उसे लगता है बहुत लोग मेरे साथ हैं। तो ये बहुत अच्छी धारणा है कि हम शीतल बने,
और दूसरों को शीतलता प्रदान करें। जी, और क्रोध का त्याग करें। त्याग जैसे करें। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभु यदि तुम्हें कुछ बुझाना हो तो मेरे क्रोध को बुझा दो, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हूँ। हाँ। लेकिन पहली बात जो आपने कही ना व्रता जी, कि अब चलो पिताजी की बात वो मान के चले या कर रहा है, लेकिन फिर भी बिल्कुल उसका मन नहीं हो रहा है वो करने का। क्या ऐसा नहीं लगता कि जब बच्चों के लिए हम कुछ डिसाइड करते हैं तो उनसे भी कुछ पूछ लिया जाए, उनकी रुचि देख ली जाए, उनकी राय ले ली जाए कि भाई हम ये चाहते हैं, यहाँ तुम्हारा करियर बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं शायद उसकी भी राय यदि ले ली जाए तो बात थोड़ी सहज हो जाएगी। इसमें क्या है कि ऐसे माता पिता के विचार बहुत महान होने चाहिए। अभी आजकल जो पेरेंट्स हैं उनमें उतनी महानता तो नहीं होती ना। उन्हें तो ये लगता है ये छोटा सा काम मेरा लड़का करेगा, अरे मुझे तो इसको बड़ा डॉक्टर बनाना है, ये म्यूजिशियन बनना चाहता है और शादियों में जाया करेगा म्यूजिक देने के लिए, गंदी संग में रहेगा, इसका जीवन बिगड़ जाएगा, वो ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन अगर माँ बाप बहुत समझदार हों और बुद्धिमान हों और वो समझते हों कि एक बच्चे में जो एक संस्कार है, हो सकता है वो पूर्व जन्म से लेकर आया हो, वो इस फील्ड में जाना चाहता है, तो उस फील्ड में वो बहुत आगे निकल जाएगा। जरूरी नहीं उसको खुद जाना पड़े प्रोग्राम देने के लिए, वो अपनी टीम बना लेगा, वो प्रोग्राम देगा। तो वही मैंने कहा कि इसमें माँ बाप को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। और ये सत्य है कि माँ बाप यदि बच्चों की इच्छा को जानकर उसका सम्मान करें, अपनी इच्छा का त्याग कर दे, क्योंकि जीवन तो उस बच्चे का है ना, माँ बाप सदा थोड़ा ही उसके साथ रहेंगे। जीवन की यात्रा पे तो उसे चलना है। मान लो जो वो इंजीनियरिंग कर रहा है या मेडिकल में है, लेकिन वहाँ अब उसका मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती वो वहाँ घुसा हुआ है, तो क्या आप राय देंगे कि वहाँ वो बना रहे या फिर अपनी इच्छा अनुसार फिर अपना फील्ड चूज करें? बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल बात थी। मैंने भी ये सोचा था कि उसकी माँ को ये राय दूं कि उसको उसी फील्ड में भेजो, लेकिन वो 3rd ईयर में पहुंच गया था। बात ये थी, भले वो आधे मन से जा रहा था पर जा तो रहा था। इसलिए मैंने सोचा अब इसको वापस करना, फिर कहीं और दुविधा न हो जाए इसके जीवन में, वो ठीक नहीं रहेगा। अभी इसको इस फील्ड में बढ़ने दो। और ऐसा होता है हमारे यहाँ, हमारे ही ज्ञान में चलने वाले एक व्यक्ति आते हैं जिसने बहुत गीत गाए। इस बार मेरा उनसे गहरा परिचय हुआ तो कहने लगे मेरे अंडर 4 सब डिविजनल ऑफिसर हैं और 36 जूनियर इंजीनियर हैं। मैंने कहा तो आप एक्सीएन हैं क्या? मैं उनसे पहले मिलते आया, मेरे कमरे में आता था, भाई गीत गाने वाला, बड़े फ्रेंडली, हम मिल रहे, गले मिल रहे। कहा हाँ मैं एक्सीएन हूँ, सीनियर एक्सीएन हूँ। मैंने कहा वाह, तुम इतना अच्छा गीत गाते हो और सीनियर एक्सीएन, बड़ी जॉली नेचर का, बड़ा ओपन माइंडेड। तो देखिए मुझे वो याद आ गया फट से कि वो भी तो एक बड़ा इंजीनियर है ना, लेकिन बहुत अच्छा गायक भी है, अपनी दोनों कलाओं को साथ लेकर चल रहा है। अच्छा, बचपन से उसके पास ये गायन की कला विद्या नहीं थी, ये बाद में उसने डेवलप कर ली। ऐसे ही मैं सोचा है और इनको मैं यही राय दूंगा, वो हमारी बात अवश्य सुन रहे होंगे, कि वो अब अगर इंजीनियरिंग में है या मेडिकल में है, उस कोर्स को कंप्लीट करे और जो म्यूजिशियन बनने की उसकी ललक थी उसको वो पूर्ण करे। तो दोनों चीज हो जाएंगी, फादर की भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और इसके अपने जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं वो भी कार्य में लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस प्रकार की समझ यदि हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है कि दोनों कार्य हो जाएं। अदरवाइज कई बार बच्चे थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमें यही करना है, ये नहीं करना है, तो वहाँ थोड़ी सी बात बिगड़ जाती है। दादा जी, मेल्स की ओर लिए चलता हूँ आपको। ये पहला मेल हमारे पास आया है सुषमा जी का। ये कहती हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, और कभी कभी लगता है कि ठीक है मैंने कंट्रोल कर लिया है, कुछ भी अपने आप से संभल जाने जैसा कई बार लगता है, और कई बार चीज़ें नहीं संभलती हैं। मैं अवेकनिंग और समाधान रेगुलर देखती हूँ। जब दुखी होती हूँ तब कोई भी टीचिंग, कोई भी तर्क मन को उस फीलिंग से हटा नहीं पाता है। सारी मेहनत जो मैं खुद को संभालने के लिए करती हूँ वो ऐसा लगता है कि बेकार हो गया है। मैं राजयोग भी सीखना चाहती हूँ। कृपया बताएं कि ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकूं। ये मनोस्थिति बहुतों की बन गई है, पर लड़कियों की जरा ज़्यादा है, पर लड़कों की भी कईयों की है कि फीलिंग और इमोशंस को बस वो उसके अधीन ही हो जाते हैं। और फीलिंग में तो कभी कभी इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि दूसरों का दुख उनका अपना दुख बन जाता है। दूसरों का दुख को अपना दुख समझो, पर दूसरे को रोता देखकर हम भी रोने लगें तो उसे हम उसके आंसू कैसे पहुंचेंगे?
तो ये टू मच इमोशनल होना ये मनुष्यता है, संवेदनशीलता भी इसे कहेंगे, इसमें मानवता छुपी है। लेकिन इसकी अति हो जाने से मनुष्य का मन बहुत कमजोर हो जाता है, इससे बचना है। इन्होंने इच्छा जाहिर की है कि मैं राजयोग सीखूं। राजयोग मात्र एक ऐसा माध्यम है जिसमें इनकी मन की शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान से हम कनेक्ट हो जाते हैं और उसकी शक्तियों का फ्लो हमारी ओर हो जाता है। और हमें जो ज्ञान मिलता है राजयोग सीखने के लिए, एक बहुत सुंदर और एक लंबा चौड़ा विशाल ज्ञान हमें मिलता है, जिससे हम बहुत चीज़ों को ठीक से समझते हैं। मनुष्य को ये समझ में नहीं आता कि घर में एक व्यक्ति रो रहा तो माँ भी रोने लगी, अब वो करे क्या? अब वही कहेंगे बड़ा नेचुरल सा है, वो रो रहा था तो मुझे भी रोना आ गया। लेकिन इसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मनुष्य के पास जब वो ईश्वरीय ज्ञान लेता है। तो इनको राजयोग सीख लेना चाहिए। भगवान स्वयं आकर सत्य गीता ज्ञान दे रहे हैं, वो लेकर इनको अपने मन की स्थिति को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। साथ साथ में जो हम एक स्वमान की बहुत प्रैक्टिस सबको सिखाते हैं कि सवेरे उठते ही 21 टाइम ये याद करें विद गुड फीलिंग, भगवान की संतान होने के नाते आई एम मास्टर ऑलमाइटी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे धीरे धीरे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। तो सवेरे 21 बार 5-7 मिनट ही लगेंगे। ये संकल्प देने से इनका मन शक्तिशाली बनेगा, इनके अंदर की सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी और इनके अंदर एक भावना और विवेक और शक्ति तीनों का एक सुंदर संतुलन हो जाएगा और तब इनकी ये सब फीलिंग समाप्त हो जाएंगी जो इनके भविष्य के लिए बहुत कल्याणकारी होंगी। बिल्कुल। प्रदेश, जैसे इन्होंने कहा है कि मैं अब राजयोग सीखना चाहती हूँ, तो क्या इन्हें केंद्र पे जाना पड़ेगा या पीस ऑफ माइंड चैनल के थ्रू ही ये सीख सकती हैं? क्या सजेस्ट हाँ, करेंगे? ऐसा बहुत लोग करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमने तो पीस ऑफ माइंड से राजयोग सीख लिया, आप लोग बहुत अच्छा सिखाते हैं। नो डाउट हम भी सिखाते हैं जी। और सभी लोग सीख लेते हैं। हम तो लक्ष्य ये रखते हैं कि उनको एक अच्छी इसकी टीचिंग और ट्रेनिंग हो जाए ताकि देखने वाले सभी राजयोग का अभ्यास करें। लेकिन एक बहुत बड़ा ईश्वरीय ज्ञान भी इसके पीछे है, ताकि राजयोग में जो कभी कठिनाइयाँ होती हैं या मन एकाग्र नहीं होता, मन विचलित हो जाता है, उसको हम ठीक कर सके। तो एक बहुत सुंदर ज्ञान आत्मा का, परमात्मा का, इस संपूर्ण सृष्टि चक्र का, माया का, कर्मों का, इस माया को हम कैसे जीते उसका बहुत एक विशाल ज्ञान हमारे सेवा केंद्रों पर दिया जाता है। तो अगर सभी लोग वहाँ जाकर ये ज्ञान लेते हैं तो उनकी विवेक शक्ति बहुत बढ़ जाती है और लाखों के अनुभव हो चुके हैं कि वहाँ जाने से उनके दुख भरे दिन समाप्त हो गए, उनके फलाने व्यसन बिल्कुल लोप हो गए, उनके परिवार में सुख शांति आ गई। अनेक माताएं तो मुझे बताती हैं कि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, हम करें क्या आखिर, हम सुखी नहीं थे, हम खुश नहीं थे, हमारे परिवार में मनमुटाव। वहाँ जाके हमें एक रोशनी मिल गई, उस रोशनी से हमें पता चल गया कि कैसे करना चाहिए और अब सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि भले ही वो पीस ऑफ माइंड चैनल देखें, हम तो उन्हें अच्छी अच्छी बात सिखा ही रहे हैं और भी हमारी बहनें सिखा रही हैं, लेकिन सेवा केंद्र पर जाकर वो और ज़्यादा सीख सकते हैं। फिर हमारी बातें सुन के उनको और ज़्यादा आनंद आएगा। कहते जी, अगला मेल हमारे पास आया है। ये कहते हैं कि बिफोर आई केम टू नॉलेज आई वॉज इन हर्ट मोड बिकॉज ऑफ अदर्स बिहेवियर, बट विद द प्रैक्टिस ऑफ राज योगा आई एम नॉट गेटिंग हर्ट एनी मोर, but I keep replaying such conversation and situation on the screen of my mind. How can I get out of situation immediately? ये भी हो जाता है पास्ट में जो चीजें हो गई। हाँ, इनके साथ ज्यादा हो गया ना, जी, इनको लोगों ने हर्ट किया, ये हर्ट होते रहे। भले ही अब ज्ञान योग के बल से ये हर्ट नहीं होते, इन्होंने अपने को लाइट कर लिया है, दूसरों की बातों को सीरियसली नहीं लेते, अपने को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। लेकिन बात यही रह गई कि वो इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो छप गया वो अभी तक निकला नहीं है, इसलिए अंदर अंदर इनको कुछ अनकंफर्ट फीलिंग होती रहती है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, जैसे हम सदैव सबको सिखाते हैं कि जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारे पहले 10 मिनट जीवन के लिए बहुत ही सुंदर एक पीरियड होता है। इन 10 मिनटों में बहुत सुंदर संकल्प
अपने परमपिता से बातें, जिसको हम रूरिहान कहते हैं, वो सबको कर लेनी चाहिए। तो इनको शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। और जिन्होंने भी इनको ऐसा हर्ट किया है उन्हें सच्चे मन से क्षमादान दे दें। तुमने कुछ भी किया, अब मैं तुम्हें सबको क्षमा करता हूँ, तुम भी खुश रहो, अब मैं बहुत खुश हूँ। और अपने परमपिता से बात करें, आपने आकर मुझे नया जीवन दिया है, आपने मुझे जीवन जीने की कला सिखा दी है, आपने मुझे नई रोशनी दे दी है, मंजिल दिखा दी है, सत्य ज्ञान देकर मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझा दी है, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। तो इनके मन पे ये सुंदर बातें छपती जाएंगी और वो जो निगेटिव बातें हैं वो डिलीट होती जाएंगी, और दूसरों को ये क्षमा कर देंगे तो बीच में जो निगेटिव वाइब्रेशंस काम कर रहे थे वो भी समाप्त हो जाएंगे, और ये बिल्कुल अपने आगे की जीवन यात्रा का आनंद लेंगे। बिल्कुल, मतलब हमें नई चीज़ प्रिंट करनी होगी तो पुरानी चीज़ें निकलती जाएंगी। प्रथा जी, कभी अचानक जब ये उभर आता है तो कई बार बहुत हावी हो जाता है, तो ऐसे समय के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसे समय में एक छोटी सी विधि को बताना चाहूँगा कि जिस स्थान पे ये हो रहा है वहाँ से थोड़ा हट जाएं, क्योंकि उस स्थान पे उसी तरह के वाइब्रेशंस बन जाते हैं, और जो रिटर्न होकर मन को उसी प्रभाव में लेकर बार बार वही सोचने के लिए विवश कर देते। एक उस स्थान को छोड़ना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को न योग अभ्यास करने को मन करता और न कुछ पढ़ने को, इसलिए हर एक को बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज अपने पास रख लेनी चाहिए। आजकल तो मोबाइल में ही सब भर दिया जाता है, और कोई भी क्लास 15 मिनट भी सुन लें तो बस वो जो सुंदर विचार मिलेंगे वो उन विचारों को समाप्त कर देंगे। जी प्रथा जी, अगला मेल है, ये कहते हैं ओम शांति, मैं शामली से विशाल बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मेरी समस्या ये है कि मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, ना ही हमें जॉब के अवसर मिल पा रहे हैं, और मेरे पिता की डेथ हो गई। हमारी जॉब के लिए रिश्तेदार भी मदद नहीं कर रहे हैं। हम क्या करें? अपना मकान तो है लेकिन कोई सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा है, जॉब के कोई अवसर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या किया जाए? देखिए, बहुत अच्छी अभ्यास की ज़रूरत है इनको, क्योंकि ऐसे केसेस कई बार आते हैं। आज भी आया एक माता आई अपनी लड़की के साथ कि इसने पॉलिटेक्निक कर लिया, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, लेकिन बहुत समय से जॉब नहीं मिली है, काफ़ी इसने प्रयास किए हैं, अब ये निराश हो गई है और अब कहती है मैं कुछ नहीं करूँगी, बस छोड़ो, जीवन ऐसे ही जीऊँगी। तो ऐसी निराशा बच्चों में आ जाती है, और इनके ऊपर तो फिर जिम्मेदारी भी है संबंधियों के सहयोग देने की। इसकी तो इनको कामना करनी नहीं चाहिए। इनको अपना संबंधी शिव बाबा को बना लेना है। असली संबंधी, जिसको हम अपने शब्दों में कहते हैं, वो मेरा है, मेरा बाप है, मेरा शिव बाबा, वो तो कोऑपरेट करेगा ही। इसलिए इस बात से ये परेशान न हो कि हमारे संबंधी देखो जो हमें बहुत प्यार करते थे आज दूर हो गए हैं, जरा भी हमारी ओर ध्यान नहीं देते। इस बात से इसका मन और भारी होता रहेगा, और ये भारी मन बहुत बुरी चीज़ है। इससे निगेटिव एनर्जी फिर चारों ओर फैलती रहती है, और जो हमारी भावी सफलताओं पर एक बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए कोई साथ दे न दे, मेरा शिव बाबा अब मेरे साथ है, वो मुझे साथ दे ही रहा है और देगा ही। ऐसे विश्वास से अपने चित्त को खुश और पॉजिटिव करना चाहिए। इस समस्या के लिए आज तक जैसे कईयों के अनुभव रहे हैं, बहुत सुंदर अनुभव हैं, हमें लोग सुनाते रहते हैं। करना होगा सच्चे मन से सवेरे। पहले तो 7 बार ये संकल्प रोज करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे इनके वाइब्रेशंस जो हैं वो फैलने लगेंगे, और जहाँ इन्होंने अप्लाई किया हो 2-4 जगह, उनमें से कोई एक सीट चुन लें और विजन बनाएं कि मैं उस चेयर पर बैठा हूँ, बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है, यानी मुझे जॉब मिल गई है, अब मैं एक अच्छा एम्प्लॉई हूँ। ये विजन बनाएं, और ऐसा बना लेंगे 2 मास में, 2.5 मास में ये काम हो गया है। तीसरी चीज जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन 2 संकल्पों को याद करके दिन में कोई भी 1 घंटा चुन लें और बहुत अच्छा राजयोग मेडिटेशन करें।
इन संकल्पों को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, 2-3 बार इनको याद कर लिया और फिर राजयोग अभ्यास यानी शिव बाबा से कनेक्ट हो जाएं और उसके वाइब्रेशंस रिसीव करें। ये अभ्यास 1 घंटा रोज करें, 21 दिन तक करें, तो जैसे आज तक के अनुभव हैं बहुतों के कि उन्हें 22वें दिन, कईयों को तो ऐसा हुआ 22वें दिन। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि बैंगलोर का अंकित जो था उसे 22वें दिन ही जॉब मिल गई थी। तो भ्राता जी चलिए ये तो ये अभ्यास करेंगे। कई बार जब जैसे आपने कहा ना संबंधियों की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है तो बड़ी निराशा होती है कि जो हमारे साथ उठना बैठना था, जिनके साथ मतलब बहुत गहरे रिलेशन थे, ऐसे समय पे जब अब पिताजी भी अब नहीं रहे हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो ऐसे में वो हमारी ओर देखते नहीं है, तो बड़ी निराशा होती है, दुख होता है और मन में एक भाव, नेगेटिव भाव आ ही जाता है। ऐसे सिचुएशन में कुछ विशेष किया जाए? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, और संसार की ये रीति नीति है। एक कवि ने कहा ना, रसखान कवि हुए थे तो मुस्लिम, लेकिन हिंदुओं में बहुत विश्वास और भावना रखते थे। जब तक पैसा गांठ में तब तक लाखों यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। तो ये संसार की रीति नीति मतलब बहुत पहले वो भाप गए थे कि क्या होने वाला है। जब तक ये सब अच्छा है तब तक वो आगे पीछे घूमते, हम तुम्हारे हैं, और जब कुछ नहीं रहा तो हम तुम्हें पहचानते नहीं हैं। इस बात से भी अपने मन को भारी ना करें और बस एक दृढ़ विश्वास करें कि हमें अकेले ही चलना है। अब तो स्वयं भगवान हमारा साथी है, जिसको भगवान साथ दे रहा हो वो अकेले कहाँ हुए, वो 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। तो जैसे मैंने कहा, इस निगेटिव फीलिंग से ये अपने मन को उदास और निराश और थोड़ा नाखुश न रखें। नहीं, ठीक है, ये तो फिर साथ आएंगे, जैसे ही हमें अच्छी जॉब मिलेगी ये सब कांग्रेचुलेशन देने आएंगे और कहेंगे वाह वाह तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े भाग्यवान हो, हम तो सदा यही सोचते थे तुम्हारे लिए कि तुमको अच्छा काम मिल जाए। फिर अपनी सहानुभूति बहुत दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, लेकिन इसको एक कॉमन बात मानकर, इससे अप्रभावित रहकर बस अब ये थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और इनके सुनहरे दिन जल्दी आएंगे। बिल्कुल, चलिए हमारी भी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि जल्दी से जल्दी ये इस चीज़ से मुक्त हों और शिखर पर पहुँचें, ताकि सभी लोग पुनः इनके साथ जुड़ जाएं। और वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी कि जब कभी व्यक्ति के विपत्ति के दिन आते हैं तो अपनी शक्तियाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं या ज़्यादा जागृत होती हैं। यदि पॉजिटिव रहा जाए तो इनकी भी शक्तियाँ इनके साथ रहें, ऐसी हमारी कामना रहेगी। अगला मेल भ्राता जी हमारे पास आया है, ये कहते हैं कि हेलो ब्रदर, हाउ टू गिव अप द एडिक्शन ऑफ मोबाइल फोन। ये भी आजकल एडिक्शन है। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग इट्स यूजेज, सो इज इट बेटर टू डिलीट ऑल एप्लीकेशंस एंड यूज इट ओनली फॉर कॉलिंग, or to keep all the apps and limit my using them? Which one would you suggest? Apps like Facebook, WhatsApp, etc. Kindly suggest me. अब परेशान हो गए हैं ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट से। कहते हैं बस फोन पे बात करूं या ये सब डिलीट कर दूं, क्या करूं? कई लोग इन सब में, फेसबुक, व्हाट्सएप में ज्यादा बिजी रहने लगे। अब एक विद्यार्थी जिसको पढ़ाई पे ध्यान देना है, वो अगर इसमें बिजी रहेगा तो ब्रेन की सारी शक्तियाँ इसमें यूज हो जाती हैं, तो पढ़ने के लिए बचती नहीं शक्ति ब्रेन पर, इसलिए बहुत नुकसान होता है। और ये एडिक्शन तो बनते ही जा रहे हैं। दिल्ली में तो केंद्र ही खुल गए हैं ना, नेट से मुक्ति का केंद्र। ये ऐसे एडिक्शन बन गए हैं कि बच्चे सारा दिन इसी में लगे रहते हैं और पढ़ाई वढ़ाई उनके लिए अब कोई वैल्यू नहीं रखती है। ये ऐसी चमत्कारिक चीज आ गई है ना, हर एक के पास लैपटॉप में सारा माल खजाना भरा हुआ है। हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए, और चाहे मनुष्य जॉब में हो या स्टूडेंट हो, वो सीमा में ही उसको रहना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि का सदुपयोग उसे करना है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको बुद्धि लगानी है। आप किसी जॉब में हैं, कहीं नौकरी पर हैं, आप कोई अधिकारी हैं, उसमें आपको बहुत बुद्धि लगानी है। आप लेक्चरार हैं, पढ़ाते हैं, उसमें आपको बुद्धि का उपयोग करना। स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा करना ही है। इसलिए एक सीमा अपनी बांध लेनी चाहिए। बहुत लोग नाराज भी होते हैं कि आपका फ़ोन सदा ऑफ ही आता है। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, अब कभी हम मीटिंग में हैं, कभी हम कुछ लिख रहे हैं, हमें लिखना भी है, कभी हम क्लास करा रहे हैं, कभी ग्रुप हमसे मिलने आ गया है, क्योंकि हर 5 मिनट में एक फ़ोन आ जाएगा। तो बैठने वालों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हम कब से बैठे हैं। इसलिए हर चीज़ का एक उचित यूज ही ठीक होता है। इनको ये करना चाहिए कि कुछ समय के लिए बस और सब चीज़ें डिलीट कर दें, थोड़ा सा व्हाट्सएप रख लें, फ़ोन से केवल कॉल करेंगे, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें।
व्हाट्सएप पे भी इनको संकल्प रख लेना चाहिए कि मुझे केवल आधा घंटा देना, इससे एक ज्यादा टाइम नहीं। निर्धारित हाँ, कर दें उसके यूज के लिए भी। जैसे हमने भी किया हुआ है, नहीं जी। तो काम चलेगा नहीं, थकान भी होती है, ब्रेन की थकान होती है, और बार बार कान के पास मोबाइल रखना या जी। आंखों पर भी इसका प्रेशर आता है, कानों पर भी, हम्म। तो इससे बचना चाहिए। बस ऐसा ये करेंगे जी। तो जल्दी इस एडिक्शन से मुक्त हो जाएंगे, और जो इनका फील्ड है, अगर ये स्टूडेंट हैं तो उसमें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मतलब अपने करियर पे इन्हें हाँ, फोकस करना चाहिए। भले ही ऐप्स रहें या ना रहें, लेकिन उसे लिमिट कर लेना चाहिए, संयमित रखना चाहिए। दादा जी, जब आपके फ़ोन की बात आई है तो बहुत सारे फ़ोन कॉल हमारे पास आते हैं, और कई बार आप शेयर करते हैं, किसी ने फ़ोन किया, मैंने ये समाधान दिया, तो वो पूछते हैं कि भाई साहब का फ़ोन ऑन कब होता है, जब हम भी फ़ोन करें और हमें भी समाधान मिल अगर जाए। वो समय बता दिया जाए तो फिर तो उस पे भी लोगों को नहीं मिलेगा, सदा ही एंगेज मिलेगा। जी। इसलिए, और हमारे 3-4 साथी हैं, उनको लोग कॉल करते हैं, हम्म। और कोई इम्पोर्टेंट कॉल होता है तो वो हमें देते हैं और हम उसका आंसर देते हैं। जी जी जी। अदरवाइज ये जो सारे मेल्स हैं, वैसे तो आप देखते ही हैं मेल्स हैं, और हम जी। समाधान इस कार्यक्रम में हाँ। सभी के प्रश्नों का उत्तर दे ही देते हैं। हाँ। लेकिन कुछ बहनें माताएं ऐसी हैं जो हमारे मुख से सुनना चाहती हैं, चलो वो भी उनकी भावना ठीक है, अन्यथा हम सभी चीजों के उत्तर तो देते ही रहते हैं। जी जी जी। भ्राता जी, जैसे ये बात मोबाइल की आई थी या नेट की आई थी या फिर टेलीविज़न की हैं, मूवीज़ की हैं, स्टूडेंट्स जैसे यूथ एज में हैं, वैसे संयम की बात जहाँ तक आती है तो एक निर्धारण नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार आप यूज़ करना शुरू करें तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो कई बार इसको कैसे हम संयमित करें, ये समझ में नहीं आता। क्या कुछ विशेष प्रैक्टिस की जाए, कुछ नियंत्रित किया जाए अपने आप को, क्या नहीं, करें? देखिए, इसमें और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि मान लो 3 घंटा आप नेट पे तो लगे हुए हैं, आपको अनेक इन्फॉर्मेशन उससे मिल रही है, कुछ अच्छे भी हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो, लेकिन टू मैनी इन्फॉर्मेशन वो बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, मनुष्य के जीवन के लिए अच्छा नहीं होती। हमें युवक ही बताते हैं कि हम इतनी चीज जान चुके हैं कि अब कंफ्यूज रहते हैं, ये करें या ये करें, ये करें या ये ना करें। तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें जाने से एक तो ब्रेन की शक्तियां बहुत उसमें यूज हो रही हैं, और ये कंफ्यूजन बहुत पैदा होता है, और इससे क्या होता है कि बच्चे जिनको भी बहुत कुछ करना है जीवन में, उनकी पावर ऑफ कंसंट्रेशन बहुत वीक पड़ जाती है, ये उनको नुकसान होता है। इन रहस्यों को जानते हुए सबको चाहिए कि बहुत ज्यादा समय इन चीजों में हम न दें। निर्धारित करना वो तो हर एक को स्वयं ही करना पड़ेगा, लेकिन 1 घंटा, ज़्यादा 2 घंटा अगर वो स्टूडेंट हैं और कुछ यूजफुल चीज़ें उनसे उनको मिलती हैं तो इतना ही समय बस देना चाहिए, बाकी अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब एक समय निर्धारित कर देना, यही इसका तरीका है। हमेशा ऑनलाइन रहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी, आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत ही सुंदर शुरुआत हमारी रही है, और बहुत ही सारे प्रश्न आज भ्राता जी के सामने मैंने रखे और सुंदर उत्तर आप सबको प्राप्त हुए हैं। शुरुआत जहाँ से मैंने की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि कई बार हमें डिसाइड करना कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ चीज़ों को छोड़ देना बहुत ही अच्छा रहता है जीवन के लिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि छोड़ दें ईर्ष्या करना, छोड़ दें गलत बातें करना, छोड़ दें आपस में लड़ना झगड़ना, छोड़ दें किसी की लेग पुलिंग करना। बहुत सारी चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, और आप सब समाधान के माध्यम से ये छोड़ते चल भी रहे होंगे और अच्छाइयों को ग्रहण करते भी चल रहे होंगे। सब चीज़ें छोड़ दीजिएगा, लेकिन एक चीज़ मत छोड़िएगा, समाधान देखना। क्योंकि यदि आप समाधान नहीं देखेंगे तो हम मिलेंगे कैसे, और यदि मिलेंगे नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना हम लोगों को। वैसे भी दुनिया में लोग कहते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मिलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। इतना ज़्यादा हम लोगों का आपसी प्यार है, एक परिवार हम लोगों का हो गया है, तो मिलते रहेंगे। आप सब खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। कल पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।